will talk about current affairs for 18th of February 2025। तो 18 फरवरी 2025 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो न्यूज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो ज्ञानेश कुमार को जो है वो 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार हमारे नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ज्ञानेश कुमार। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन में हमारे 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और उनमें से किसी एक को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। ठीक है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अभी राजीव कुमार जो हमारे 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह जो नए आएंगे वो कौन आएंगे? विवेक जोशी। विवेक जोशी को जो है वो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किसको अपॉइंट किया गया है? ज्ञानेश कुमार जी को। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चीफ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को जो ये पावर मिली हुई है ये कहाँ पर मिली हुई है? आर्टिकल 324 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका जो सब क्लॉज है 2, वहाँ पर प्रेसिडेंट को ये पावर मिली हुई है टू अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक अनूप वरणवाल नाम याद रखिएगा, इस केस में एक जजमेंट दिया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो एक कमिटी करेगी। तो उस कमिटी में कौन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट ने एक लॉ लाया और उस कमिटी का रूप बदल दिया। उस कमिटी में जो अभी अपॉइंटमेंट हुई है उस कमिटी में कौन कौन लोग थे? प्राइम मिनिस्टर वॉज द हेड, उसके साथ ही यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूनियन होम मिनिस्टर और उसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा जो अभी कौन है? राहुल गांधी जी। ठीक है, तो इन 3 लोगों की कमिटी थी और इनके कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पे ज्ञानेश कुमार को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर भेजा गया है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा और जो हमको याद रखना है वो ये कि इलेक्शन कमीशन जो उससे रिलेटेड आर्टिकल है वो हमारे पार्ट 15 में है और 324 से लेकर के 329 आर्टिकल जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से डील करते हैं। ठीक है, और हमारे जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। और पहली महिला फर्स्ट वुमेन कौन थी? फर्स्ट वुमेन की अगर बात करें तो पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी वीएस रामादेवी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। वीएस रामादेवी पहली महिला मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो करंट जीडीपी है एमपी की वो कितने लाख करोड़ है? करंट जीडीपी ऑफ एमपी इज 2.9 लाख करोड़। तो इस एक चीज को हम लोग याद रखेंगे कि करंट जीडीपी ऑफ एमपी इज 2.9 लाख करोड़ और बाय 2030 तक एमपी गवर्नमेंट का टारगेट है इसको 6 लाख करोड़ का करना है। इट हैज टू बी टेकन टू 6 लाख करोड़। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि इंडिया इज वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। ठीक है, तो एनर्जी कंजम्पशन के मामले में इंडिया का कौन सा रैंक है? 3रा रैंक है। इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन वर्ल्ड और इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो कितनी है? 4,56,757 मेगावाट। 4,56,757 मेगावाट जो है वो इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है। ठीक है, अब इसके बाद और न्यूज़ क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? टोटल कोल रिजर्व कितना है अपने पास? ठीक है, तो इंडिया में टोटल कोल रिजर्व है 378.21 बिलियन टन्स। ये हमारा टोटल कोल रिजर्व है इंडिया का। ठीक है, और हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक रिन्यूएबल एनर्जी से और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं बेसिकली हमारे। और रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है? सोलर और विंड और टाइडल वगैरह, ये सारी जियोथर्मल, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी हैं। तो अगर हम इसकी बात करें रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इसके पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड गुजरात।
और अगर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें तो राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की एट प्रेजेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए? एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये कि छत्तीसगढ़ जो है सारे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेल करता है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है हमारा 379.19 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी दूसरे राज्यों को बेचता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है जो हम लोग याद रखेंगे कि एमपी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट नेट सेलर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इस समय बहुत बात हो रही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाला है और 2025 में इसका होस्ट कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, यह फैक्ट याद रखिएगा कि होस्ट पाकिस्तान है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया है, तो इंडिया के सारे मैचेस कहाँ होंगे? यूएई में होंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं, कई बार पूछ लेता है पीएससी में। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी वो 1998 में हुई थी। ठीक है, 1998 में, और इसको कहाँ पहली बार खेला गया था? बांग्लादेश में खेला गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 1998 बांग्लादेश में। और सबसे ज़्यादा बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दो टीमों ने जीती है, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरी है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2 बार जीती है और ऑस्ट्रेलिया ने। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस की जो रिसेंट हिस्ट्री में हुए हैं। और ये जो 3 रेवोल्यूशंस आप देख रहे हैं, रोज रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन और ट्यूलिप रेवोल्यूशन, इनके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सारे रेवोल्यूशंस जो हैं वो कहाँ पर हुए, ये किस कारण से हुए हैं? यूएसएसआर या रशिया को कमज़ोर करना और अमेरिका की इंटरफेरेंस को बढ़ाने के लिए ये तीनों रेवोल्यूशंस हुए थे। सबसे पहले रोज रेवोल्यूशन जो हुआ जॉर्जिया में 2003 में, फिर ऑरेंज रेवोल्यूशन जो हुआ यूक्रेन में 2004 में, और फिर है हमारा ट्यूलिप रेवोल्यूशन जो हुआ किर्गिस्तान 2005 में। और इन सभी रेवोल्यूशंस की एक कॉमन चीज़ है कि इन सभी रेवोल्यूशंस के बाद जो वहाँ पर रशिया को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट्स थी उनको हटा करके कौन सी गवर्नमेंट्स बनी? जो यूएसए को सपोर्ट करती हैं। और आज यूएसए को सपोर्ट करने के कारण ही यूक्रेन और रशिया का बीच में वॉर चल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों रेवोल्यूशन, रोज रेवोल्यूशन जॉर्जिया, ऑरेंज रेवोल्यूशन इज इन यूक्रेन एंड ट्यूलिप रेवोल्यूशन इज इन किर्गिस्तान, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद एक और टर्म है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? DDoS। तो एक तो हम इसका फुल फॉर्म याद कर लें, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इस अटैक में क्या किया जाता है? इस अटैक में किसी भी सर्वर के ऊपर इतना ज़्यादा लोड डाल दिया जाता है कि लोग जो वाकई में उससे सर्विस लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाते। ठीक है, सो बेसिकली इट मीन्स डिसरप्शन ऑफ अ सर्वर बाय फ्लडिंग ऑफ सर्विसेज ऑन इट। ठीक है, थ्रू इंटरनेट अटैक। ठीक है, तो इंटरनेट में मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई साइट है, ठीक है, IRCTC की फॉर एग्जांपल एक साइट है और उसमें जो है हमको अटैक करना है, DDoS का अटैक होता है। ठीक है, तो उसके जरिए क्या किया जाएगा कि IRCTC में रोबोट्स या बॉट्स के द्वारा जो है इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज दी जाएंगी कि जो जेन्युइन लोग हैं उनको वो सर्विस नहीं मिल पाए। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू अरावली माउंटेन्स। ठीक है, तो अरावली माउंटेन्स के बारे में हमको याद रखना है कि दे आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे पुराने जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, वो कौन है? अरावलीज हैं। अरावलीज जो है बेसिकली चंपानेर इन गुजरात से होते हुए हरियाणा दिल्ली में आकर के खत्म होते हैं। और अरावली एक और इम्पॉर्टेंट काम करते हैं कि जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट और ये राजस्थान के वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, तो इसको ईस्ट की तरफ जो बढ़ना है वो रोकते हैं अरावलीज। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू मनु भाकर। मनु भाकर को जो है बीबीसी ने इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। और मनु भाकर के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ये इन्होंने अभी जो 2024 ओलंपिक्स हुए हैं उसमें 2 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, 2 मेडल्स, और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली खिलाड़ी हैं, चाहे महिला हो या पुरुष। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके अलावा इनको जो है इस बार ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, तो ये चीज़ भी हम लोग याद रखेंगे मनु भाकर के बारे में।
इसके बाद जो है हमारी अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड। फसल बीमा योजना जो है वो आज 9 साल की हो जाएगी, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी, आज इसके 9 साल पूरे हो जाएंगे। इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है 2025 को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल ईयर या उद्योग वर्ष घोषित किया है, ठीक है। तो कौन सा ईयर? इंडस्ट्रियल ईयर, ठीक है। 2025 ये पीएससी प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि 2025 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडस्ट्रियल ईयर बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इसके अलावा एक और नया आज इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है जो मध्य प्रदेश से ही लॉन्च किया जाएगा, दैट इज नक्शा, ठीक है। नक्शा का फुल फॉर्म क्या है पहले ये देख लेते हैं। नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, ठीक है। तो नक्शा में NA फॉर नेशनल, K फॉर नॉलेज, S फॉर सर्वे एंड हैबिटेशंस का HA, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। इसकी मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसको मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू किया जा रहा है? रायसेन जिले से शुरू किया जा रहा है। और इसका पर्पस क्या होगा? ठीक है, इसका पर्पस होगा जो अर्बन लैंड है और उसको डिमार्केट करना और उसके जरिए ये तय करना कि कौन इसका भूमि स्वामी है, ये सब चीज़ें। इसी तरह की जो रूरल एरियाज में स्कीम है उसको स्वामित्व बोला जाता है, ठीक है, स्वामित्व, ठीक है। स्वामित्व जो है वो रूरल एरियाज के लिए है, ये ध्यान रखेंगे। एंड इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर एक और फैक्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि MP इज 4th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर अमंग स्टेट्स। हम सभी जानते हैं कि इंडिया का फार्मास्यूटिकल जो है सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और उसमें हमारे MP का जो योगदान है वो MP 4th लार्जेस्ट स्टेट है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के मामले में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।